हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर शर्मा आप सभी को शंकर एकेडमिक चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल आप सभी को यूपीएससी और साथ साथ स्टेट पीएससी का तैयारी करवाने के लिए लाया गया है। और ये खास करके दुर्गा पूजा के अवसर पे लाया गया ताकि आप सभी लोग आफ्टर कंटिन्यूअस इंटरटेनमेंट अब आप तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप सबको ये अच्छे से दुर्गा पूजा को एंजॉय किए होंगे और कर रहे होंगे। सो सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी को आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो कि आप इजली मतलब अच्छे मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना आप निगेटिव से बच सकते हैं वैसा सब्जेक्ट को आप पहले कवर कर लीजिए। जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें निगेटिव होने का बहुत कम चांस रहता है। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको ईजिली कवर करना है और अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर इसमें आप निगेटिव मार्क्स बना रहे हैं तो समझिए कि आप अपना जो पॉसिबिलिटी है आपका होने का, वो समझिए कि निगेटिव की ओर आपका जा रहा है। तो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी निकालना है। तो मैं आप लोगों को जहाँ 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 पे मैं फेस किया हूँ यूपीएससी का प्रॉब्लम, वो वहाँ पे मैं आपको अपने स्तर से उसको क्लियर कर दूँगा। तो आप सभी को इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअस चलेगा। इससे पहले मैं बीपीएससी फास्ट ट्रैक बैच चला रहा था, जो कि मैं बीच में बंद करना पड़ा था क्योंकि मैं पीएचडी का फाइनल सबमिशन चल रहा था, जिसके कारण मैं उसको क्लोज़ किया हूँ। और एक अपग्रेड वर्जन में मैं इसको नए नाम से लेकर आया हूँ, शंकर एकेडमी करके, जो कि आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड तक आपको तैयारी करवाएगी। तो आते हैं इंडियन पॉलिटी को पहले समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इंडियन पॉलिटी हमें भारतीय राजनीति के बारे में बताता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के काल में जितने भी रूल, रेगुलेशन, एक्ट्स पारित हुए उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस साल से कौन सा एक्ट पारित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंस में आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने एक्ट्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और वन बाय वन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो आते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहला एक्ट पारित किया गया 1773 में। इस एक्ट का मेन पॉइंट्स आपको खास करके याद रखना है कि इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से नॉमिनेट किया गया। अब वो गवर्नर सिर्फ नहीं रह गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मीन्स उसके पावर को बढ़ा दिया गया। जनरल जहाँ भी वर्ड ऐड किया जाए समझिए कि उसके पावर को बढ़ा दिया गया है। और सबसे पहला गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वर्ड आपको अभी भी बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन इसको अब हटा देना है। लॉर्ड का मतलब भगवान होता है। वो उस समय भगवान अपने आप को ये दर्ज करवाए थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो अब वारेन हेस्टिंग भी बोलिएगा तो चलेगा। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था इसके अंदर कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर थे उसको सब ऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। सब ऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मीन्स इनका जो पावर था उनको पावर को ख़त्म करके गवर्नर जनरल अब बंगाल के अंदर सबमर्ज कर दिया गया। मतलब कोई भी अगर इनको एक्शन लेना रहेगा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए, तो इनसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट में। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया इसी एक्ट के। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता था, वो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो यहीं से सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया। इसमें एक और पॉइंट मतलब नोट कर सकते हैं माइंड में कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड।
मीन्स जितने भी नौकरी कर रहे थे इस कंपनी के अंदर उनको अपना प्राइवेट बिजनेस करने से बैन किया गया कि आप प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी भी लोकल से आप ब्राइब ले सकते हैं, मीन्स घूस नहीं ले सकते हैं और किसी भी काम करने के लिए। तो ये लास्ट पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के यह जो एक्ट था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ाता है, वो इन इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ाता है कंपनी के द्वारा। तो अब ये एक्ट कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से, इसमें मेन 3 पॉइंट मैंने बताया। ये आपको सबसे पहला पॉइंट ये हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपको मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया, इसको कवर याद रखना है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें हो गया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सब ऑर्डिनेट कर दिया गया, इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता का ईयर भी याद रखना है, ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जस्ट एक बार थ्रू आउट रीडिंग कर लेना है ये पॉइंट्स को, जो जो 4-5 पॉइंट है इसको थ्रू आउट रीडिंग कर लेना है। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है, मीन्स सुधार किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुडिक्शन, मीन्स ये क्या बोल रहा है, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। मीन्स गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रखा गया कोई भी ऑफिशियल काम को लेकर। मीन्स ये जो भी एजुकेटिव एक्शन लेंगे वो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। मीन्स ये इनका पावर को बढ़ा दिया गया गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेवेन्यू, इट एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइज इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मीन्स रेवेन्यू मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इट प्रोवाइड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता। मीन्स कलकत्ता के इनहेबिटेंट के लिए ये जुडिक्शन, इसका जुडिक्शन जो है कलकत्ता तक ही था। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। पर्सनल लॉ से अगर ये रिगार्डिंग अगर कोई भी फैसला ये कोर्ट लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो हिंदू का फैसला हिंदू लॉ के हिसाब से करेगा, मुस्लिम का फैसला मोहम्मदन लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज स्टेटेड दैट अपील फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स जैसे अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है, जो भी केस जो है हाई कोर्ट या लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन उस टाइम का वैसा नहीं था। जो भी प्रोविजनल कोर्ट से, प्रोविजनल मीन्स राज्य से जो भी केस आपका हारने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाइएगा, आपको गवर्नर जनरल के काउंसिल में उसको अपील करना था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इम्पावर्ड द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविजनल कोर्ट एंड द काउंसिल। मीन्स गवर्नर जनरल के पास ही पावर था प्रोविजनल कोर्ट के लिए, मीन्स राजकीय जितने भी कोर्ट थे उसके लिए नियम कानून कौन बनाता था, गवर्नर जनरल। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट एक्चुअली इसमें 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट कि इसमें जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कॉमर्शियल पार्ट जो है वो डील कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जबकि पॉलिटिकल पार्ट जो है वो कौन डील करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मीन्स पावर ऑफ द कंपनी डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपका बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल, जैसे कि सिविल मिलिट्री अफेयर जो भी चीज़ है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ये सीधा रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें मेनली मीन्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 पार्ट में पावर को डिवाइड किया गया।
फिर आते हैं चार्टर्ड एक्ट 1793। यहाँ से आपका चार्टर एक्ट स्टार्ट होता है 1793 से। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। मीन्स इसमें गवर्नर जनरल का पावर को बढ़ाया गया। मीन्स अगर काउंसिल मेंबर कुछ बातों पे सहमत नहीं हो रहे हैं तो गवर्नर जनरल के पास पावर है कि वो ओवर राइड कर दे काउंसिल के मेंबर को इस डिसीजन को, और वो अपना सुप्रीम पावर उस पर दिखा सकता है। और यही पावर जो है कॉर्नवालिस का जो पावर मिला उस आने वाले गवर्नर जनरल के लिए भी लागू हो गया। ठीक है। फिर इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर and control over the government of the subordinate presidency of the Bombay and Madras। मीन्स क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को और पावर दिया गया, किसके लिए, तो ये इसके अंडर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अधीनस्थ थे उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। मीन्स चार्टर्ड एक्ट में 93 में जो है कंपनी का मोनोपोली था इंडिया में व्यापार करने के लिए, उसको एक्सटेंड किया गया 20 ईयर के लिए। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसमें यही 3 इम्पोर्टेंट है। फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या बोला गया है, इट एबलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था इंडिया में ट्रेड करने के लिए उसको हटा दिया गया। मीन्स अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं ट्रेड करेगी इंडिया में, बाकी अदर भी कंपनियां जो ब्रिटेन की थी वो इंडिया में आकर अपना ट्रेड कर सकती है। इट asserted the sovereignty of the Bombay sorry it asserted the sovereignty of Bombay British Crown over the company territory in India। सॉरी। मीन्स sovereignty of British Crown जो है वो अब इंडिया के टेरिटरी में लागू होने लगा। यहीं से आपका स्टार्ट हो गया कि इंडिया का टेरिटरी जो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया टू एनलाइटन द पीपल। मीन्स क्रिश्चनिटी को फैलाने का काम यहाँ से चालू हो गया ब्रिटिशों के द्वारा। इट प्रोवाइड फॉर द स्पीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन भी इसी चार्टर एक्ट से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। इट एथराइज द लोकल गवर्नमेंट इंडिया टू इम्पोज टैक्स। मीन्स लोकल गवर्नमेंट जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे उनको पावर दे दिया कि आप टैक्स को इम्पोज कीजिए, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स को नहीं पे कर सकता तो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो ये हो गया चार्टर्ड एक्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या क्या पॉइंट है, तो ये मोनोपोली ख़त्म किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट को मेन याद रखना है। इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में कई बार आ चुका है। अब नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट मीन्स चार्टर्ड एक्ट हर 20 साल के बाद आता था। जैसे पहला आया 1793, दूसरा आया 1813, अब 1813 के बाद 20 जोड़िए तो 1833। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखिएगा। चार्टर एक्ट 1833 में बोला गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। मीन्स बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। एंड वेस्टेड ही ऑल द पावर। मीन्स जो भी पावर था सिविल और मिलिट्री का वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में चला गया। और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वहाँ कौन थे, वारेन हास्टिंग, यहाँ विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फॉर द लेजिस्लेटिव पावर। मीन्स लेजिस्लेटिव पावर जो था गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का वो भी ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के अधीन। मीन्स इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे है वैसे ही वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन सारे पावर को देते गया। इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम टू ओपन कंपटीशन। मीन्स इसमें ट्राई किया गया कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है ब्रिटिश के द्वारा वो इंडियन के लिए भी ओपन किया जाए, बट वैसा वो एक्सेप्ट नहीं किया गया और निगलेक्ट कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो चलते हैं आगे।
फिर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चार्टर्ड एक्ट, ये लास्ट ही चार्टर्ड एक्ट इसको बोला जाता है। इसके बाद एक्चुअली 1857 में आंदोलन हुआ, फिर ये गवर्नर जनरल का पोस्ट भी ख़त्म कर दिया गया, फिर वायसराय का पोस्ट आ जाता है। तो ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। मीन्स इसमें सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। मीन्स गवर्नर जनरल के अंदर ही दोनों चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग काउंसिल रहेगा। तो और इसमें एक चीज़ ऐड किया गया कि इसमें न्यू मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें 6 न्यू मेंबर रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और इसमें इंडियंस को भी शामिल किया गया कि इंडियंस, जैसे कानून बनाना है इंडिया के लिए, तो इंडियंस को रखना इनको लगा कि ज़रूरी है, तो साथ में इंडियंस को भी रखा गया। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम। मीन्स 1833 में जो हमने देखा कि पारित करने का कोशिश किया गया, लेकिन फाइनली 1853 में इसको पारित कर दिया गया। इसके लिए मैकुले कमेटी बनाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि किस कमेटी के अंदर ओपन कंपटीशन शुरू किया गया सिविल सर्वेंट का, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये कमेटी मैकुले कमेटी थी। फिर इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी मीन्स यहाँ से अब डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल काउंसिल मीन्स लोकल लेवल पे भी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। तो ऑफ द 6 लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर वे अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। 6, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स थे, उसमें 4 जो मेंबर्स थे वो लोकल प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। वो 4 थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ये 4 पॉइंट थे। सो थैंक यू।